हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो देखिए क्या होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे फैक्टोरियल। आपका आता है एन फैक्टोरियल, जिसकी वैल्यू होती है 1 × 2 × 3 अप टू एन तक। ठीक है, जैसे कि 1 फैक्टोरियल आपका 1 हो गया, 2 फैक्टोरियल आपका 2 हो गया, और 3 फैक्टोरियल आपका 1 × 2 × 3। उसी तरह से 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस तरह से ही आपका फैक्टोरियल होता है। उसके बाद जो 0 फैक्टोरियल है उसकी वैल्यू हम मान लेते हैं, और नेगेटिव नंबर और कोई फ्रैक्शन, इनका फैक्टोरियल नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, ये बात को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है NPR। तो NPR को आप कैसे ओपन करोगे? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, NCR इसको कैसे ओपन करोगे? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। देखो ये तो हो गया सेम इनटू r फैक्टोरियल। ठीक है, अब इन दोनों रिजल्ट से मैं क्या लिख सकता हूं कि भाई NPR इज इक्वल टू, ठीक है, NPR की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? देखो ये हो गया NPR, इसको मैं इस तरफ भेज दूंगा तो ये हो जाएगा NCR इंटू आर फैक्टोरियल। ये आ गया दूसरा रिजल्ट कि NPR जो है NCR इंटू आर फैक्टोरियल के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट क्या कह रहा है कि भाई अगर कहीं पे NCX इज इक्वल टू NCY लिखा मिल गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये तभी इक्वल होंगे फर्स्ट कंडीशन जब x आपका y के इक्वल हो, यानी कि x और y इक्वल ही हो जाएंगे तो डेफिनेटली इक्वल हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? जब x प्लस वाई की वैल्यू किसके इक्वल हो? n के इक्वल हो, तो भी ये दोनों रिजल्ट्स इक्वल होंगे। कैसे? देखो जैसे मैं लिख रहा हूं NC3, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 10C7 के इक्वल। क्यों? क्योंकि 7 और 3 मिलके कितने हो जाएंगे? 10। ठीक है, तो इस तरह से ये आप कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं भाई, ये तो कुछ बेसिक टर्म्स थी P एंड C स्टार्ट करने से पहले। अब देखते हैं P, परम्यूटेशन के P का मतलब और कॉम्बिनेशन के C का मतलब। तो भाई P से मतलब निकलेगा पैटर्न, या फिर इसको बोल सकते हैं अरेंजमेंट। ठीक है, कॉम्बिनेशन से सी से निकलेगा कलेक्शन, या फिर इसको बोल सकते हैं सिलेक्शन। ठीक है, जब चीजें आपने अरेंज करनी होंगी तो लगाना है परम्यूटेशन, और जब चीजों को आपने चूज करना है तो आप लगाओगे कॉम्बिनेशन। ठीक है, जैसे अगर सपोज करो मेरे पास 1 2 3 और 4 चार नंबर है, मैं आपसे ये बोलूं कि इनमें से मुझे कोई 3 नंबर चूज करके बताओ, तो 3 नंबर आप कौन कौन से चूज कर सकते हो? 1 2 3 ले लिया आपने, 1 2 4 भी ले सकते हो, 2 3 4 भी ले सकते हो, और 1 3 4 भी। इन चारों सेट में से कोई भी एक सेट आपने चूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपने सिर्फ 3 नंबर चूज करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो या तो आप ये चूज करोगे या ये, या फिर ये, या ये वाला। लेकिन अगर वहीं पे मैं ये बोल दूं कि इन नंबर से 3 डिजिट के जितने डिफरेंट नंबर बनेंगे वो बना दो, ठीक है, तो वो कितने बनेंगे? जब इनको सोल्व करेंगे तो वो कितने आएंगे? 24। ठीक है, 24 आएंगे। तो देखो नंबर कितने बने जब उनको अरेंज किया, तो बने 24। लेकिन बात हो रही है किसकी? जब चूज किया तब क्या लगाया? तब लगाया कॉम्बिनेशन, और ये कितने बने? 4 बने। ठीक है, देखो उसके बाद पी एंड सी में जब बात करते हैं तो किसकी बात आती है भाई? सबसे पहली बात आती है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग का प्रिंसिपल होता है, देखिए क्या होता है वो। तो
एक होता है भाई प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और दूसरा होता है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी कि चीजों को ऐड कब करेंगे और मल्टीप्लाई कब करेंगे। ऐड कब करना है, जब उनके साथ और हो या फिर आपको कोई ऑप्शन मिल रहा हो कि या तो ये चूज करो या फिर वो चूज करो, तो क्या लगेगा और, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। एंड कब या फिर मल्टीप्लिकेशन कब लगता है, जब हो एंड, यानी कि दो चीजें मिलके किसी चीज को कंप्लीट करनी है, तो वहां पे लगेगा प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसको समझने के लिए भाई सबसे अच्छा एग्जांपल है अपना टी शर्ट और जीन्स का। सपोज कर लिया आपके पास 3 टी शर्ट हैं और 4 जीन्स है, ठीक है। अब मैंने पूछ लिया मुझे बताओ कि टोटल ड्रेस कितनी है आपके पास, ठीक है। अब टोटल ड्रेस ऐसे हो सकता है कि मैं फर्स्ट टी शर्ट के साथ फर्स्ट जींस पहन सकता हूँ, सेकंड भी पहन सकता हूँ, थर्ड भी और फोर्थ भी। तो इस तरह से टोटल ड्रेसेस कितनी बनेगी, देखो दोनों टी शर्ट और जींस मिलके क्या बना रही हैं, ड्रेस। तो किसकी कंडीशन आ गई, एंड की। और एंड होता है तब क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई। इधर कितने हैं 3, इधर कितने हैं 4, तो 3 इंटू 4 टोटल ड्रेस कितनी आएगी 12, ठीक है। देखो कैसे, इसके साथ ये डाला फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, 4 ड्रेस होगी। सेम T2 टी शर्ट के साथ भी 4 ड्रेस बनेंगी और सेम T3 के साथ भी 4 ड्रेसेस बनेंगी। तो टोटल नंबर ऑफ ड्रेस कितनी होगी आपके पास, 12 हो गई, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एंड का ही लेते हैं एक और एग्जांपल। देखो सपोज कर लिया ये आपका घर है, ठीक है, और ये हो गया भाई घर से फ्रेंड, यानी कि दोस्त का घर, और ये हो गया भाई सिनेमा हॉल, ठीक है। यहाँ से आप यहाँ पे गए, आपके पास है 3 चॉइसेस, आप किसी भी रास्ते से जा सकते हो, और यहाँ से आप सिनेमा हॉल तक जाने के लिए भी इन 500 में से किसी भी रास्ते का यूज कर सकते हो। तो उसने क्या पूछा, टोटल वेज कितने हैं, कि कितने तरीकों से तुम अपने फ्रेंड के घर होते हुए सिनेमा हॉल तक जा सकते हो। तो इधर देखो, इधर कितने हैं 3 और इधर कितने हैं 5, तो दोनों मिलके एक रास्ता बना रहे हैं। तो 3 इंटू 5 टोटल कितने रास्ते हो गए, 15 वेज हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को समझ सकते हैं। अच्छा अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एडिशन कि वो कैसे अप्लाई होता है, कैसे यूज होता है। देखो प्रिंसिपल ऑफ एडिशन के लिए क्या समझा था, जब और हो या फिर ऑप्शन हो। अब और ऑप्शन के लिए मैं ले लेता हूं, वही आपके पास है, ठीक है, और 5 मैंने ले लिया कुर्ता पजामा, ठीक है। और यहाँ भी मैंने क्या पूछी, टोटल ड्रेस, कि आपके पास टोटल कितनी ड्रेसेस है, ठीक है। तो अब देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ से कुर्ता उठाया और यहाँ से कोट उठाया और यहाँ से पजामा उठाया और पहन के आपकी एक ड्रेस होंगी, ठीक है, पीके नहीं बनना आपको। तो देखो ये 5 जो कोट पैंट है ये इंडिविजुअली अपने आप में एक ड्रेस है, और जो 5 कुर्ता पजामा है ये भी अपने आप में एक एक ड्रेस है। तो 5 ड्रेस यहाँ पे होगी, ठीक है, या तो इनमें से कोई पहनो या फिर 5 यहाँ पे इनमें से कोई पहनो। तो टोटल ड्रेस कितनी होगी, 5 ये और 5 ये। देखो बीच में क्या आ रहा है और, या तो ये पहनो या फिर इनमें से कोई पहनो। तो टोटल कितनी होगी 5 प्लस 5, तो टोटल ड्रेस कितनी आ गई आपके पास 10 आ गई, ठीक है। तो ये होता है भाई आपका प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब इससे आगे हम बात करते हैं भाई, पहले हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन को, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और आज ही में कवर हो जाएगा कॉम्बिनेशन, उसके बाद हम परम्यूटेशन स्टार्ट कर देंगे। तो भाई कॉम्बिनेशन के अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसके। मैंने ले लिया कि देयर आर 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स इन ए क्लास, ठीक है। A team of
7 is to be selected। ठीक है, देखो इसने पहले बोल दिया कि टीम को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करेंगे तो क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा। अब 7 की टीम सेलेक्ट करनी है और उसने अभी और आगे कंडीशंस क्या दी हैं, देखो फर्स्ट दे दिया कि टोटल नंबर ऑफ वेज बताओ कि कितने तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा उसने पूछा कि जो बॉयज हैं आर इन मेजोरिटी, यानी कि वो मेजोरिटी के अंदर होने चाहिए। तीसरा उसने पूछा कि जब एटलीस्ट 5 गर्ल्स हो, और उसने फोर्थ पूछा जब 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स हो। ठीक है, तो इन चारों के आप आंसर बताओ मुझे जल्दी से कि क्या आंसर होंगे। हो गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है भाई, टोटल वेज कि कितने तरीकों से मैं वो 7 बच्चों की टीम को सेलेक्ट कर सकता हूँ। देखो अब टोटल वेज के लिए भाई टोटल कैंडिडेट भी तो पता होने चाहिए ना कितने हैं। तो 6 बॉयज हैं और 6 गर्ल्स हैं, तो टोटल कितने हो गए, 12। अब 12 में से आपको कितने चाहिए, कोई भी 7 चाहिए, तो 12C7 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है, बॉयज इन मेजोरिटी, मेजोरिटी मतलब बॉयज की संख्या हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। तो भाई बॉयज की संख्या 4 बॉयज ले लिए और 3 गर्ल्स ले ली, टीम 7 की बन गई। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 5 बॉयज ले लें और कितनी गर्ल्स ले लें, 2 गर्ल्स ले लें, तब भी तो बॉयज मेजोरिटी के अंदर है। या फिर 6 बॉयज एंड 1 गर्ल, इसमें भी बॉयज मेजोरिटी में है। और लास्ट केस कौन सा है भाई, 7 बॉयज। अब क्या ये वाला केस एग्जिस्ट करेगा, 7 बॉयज, टोटल बॉयज कितने आपके पास 6, तो क्या 7 बॉयज एग्जिस्ट करेंगे, नहीं करेंगे, तो ये केस हम हटा रहे हैं। ठीक है, अब देखो बॉयज कितने हैं 6 और गर्ल भी कितनी है 6। 6 में से कितने चूज करने हैं 4, तो 6C4 इंटू गर्ल्स कितनी है 6, चूज कितनी करनी है 3, तो 6C3 प्लस, और लग गया मतलब प्लस, एंड था मतलब मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 5 बॉयज, यानी कि 6 में से कितने चूज किए 5, और 6 में से कितनी गर्ल चूज की 2, प्लस और का प्लस लग गया, 6 में से 6 बॉय चूज कर लिए और 6 में से 1 गर्ल चूज कर ली। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करके इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो नेक्स्ट देखो, एटलीस्ट 5 गर्ल्स की कम से कम 5 लड़कियां हो, तो भाई 5 लड़कियां हो तो 5 गर्ल्स ले ली। बॉयज कितने लोगे, 2 बॉयज ले लिए, 7 हो गए। चलो और भाई एटलीस्ट 5 गर्ल बोला है ना, तो 6 गर्ल भी तो हो सकती है, और कितना बॉय, एक बॉय, 7 गर्ल हो सकती हैं। जब गर्ल टोटल आपके पास है ही 6, तो 7 तो होंगी नहीं। ठीक है, तो यही दोनों केस बनेंगे। अब इनको कैसे सोल्व करेंगे, 6 गर्ल थी, कितनी चूज करनी है 5, 6 बॉयज थे, कितने चूज करने हैं 2, और का लगा दिया प्लस, 6 में से 6 गर्ल चूज कर ली और 6 में से 1 बॉय चूज कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। ठीक है, तो भाई बॉयज कितने हैं 6, कितने चूज करने हैं 3, कर दिए चूज, एंड का मल्टीप्लीकेशन 4 गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है 6, कितनी चाहिए 4, तो ये हो गया। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आपके पास एक टीम है जिसके अंदर 17 प्लेयर्स हैं। ठीक है, क्रिकेट के 17 प्लेयर्स हैं और उस 17 में से आपने 11 प्लेयर्स की टीम चाहिए। ठीक है, तो पहले तो मुझे बताओ कि 17 में से जब सीधे आप 11 को चूज करोगे तो कितने तरीकों से चूज करोगे भाई। टोटल है 17 और चाहिए कितने 11, तो 17 सी 11 आगे टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि भाई जो 17 थे ना वो कुछ बटे हुए हैं। जैसे इसके अंदर मैंने दे दिया 5 बॉलर है। ठीक है, जो बॉल डालते हैं। अब वो कह रहा है कि 5 बॉलर तो हैं और मुझे टीम के अंदर एग्जैक्टली 3 बॉलर चाहिए। ठीक है, अब बताओ कितने तरीकों से चूज करोगे। देखो क्वेश्चन फिर से समझो। 17 प्लेयर थे, 11 की टीम चाहिए, 17 में से 5 बॉलर हैं और टीम के अंदर एग्जैक्टली 3 बॉलर होने चाहिए। ठीक है, तो देखो पहले जिसके ऊपर कंडीशन है उसी को सोल्व करेंगे। 5 बॉलर है, 3 चाहिए, तो 5C3 हो गया। ठीक है, अब देखो टोटल कितने प्लेयर थे 17, 17 में से बॉलर कितने कट गए 5, यानी कि इधर कितने प्लेयर और बच गए 12 बच गए। ठीक है, कितने की टीम चाहिए थी 11 की, 3 की टीम पहले ही आपके पास आ गई, इसका मतलब कितने और बच गए 8 और बच गए। तो इस 12 में से आपने कितने चूज करने हैं 8। अब तीसरी बात, क्या ये और लगेगा या एंड लगेगा, यानी कि यहाँ पे प्लस आएगा या मल्टीप्लीकेशन आएगा। तो क्या बताया था कि जब दोनों चीजें मिलके उस काम को कंप्लीट कर रही हैं तो क्या लगेगा मल्टीप्लीकेशन। अब ये देखो 3 ये है और 8 ये मिलके तो 11 की टीम बनेगी, तो क्या लग गया बीच में मल्टीप्लीकेशन, और इसको हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो और थोड़ा इसमें चेंजमेंट कर दिया। क्या कह रहा है कि भाई 17 थे, 5 बॉलर है और उसके साथ साथ क्या है 5 बॉलर ले लिए, इधर लिख रहा हूं मैं, एक कैप्टन है, एक वॉइस कैप्टन है। ठीक है, 17 प्लेयर है, 5 बॉलर है, एक कैप्टन है और एक वॉइस कैप्टन है। अब चाहिए क्या क्या, रिक्वायरमेंट किस किस की है भाई, एग्जैक्टली 2 तो बॉलर होने चाहिए। ठीक है, कैप्टन होना चाहिए और वॉइस कैप्टन, ये सारे होने चाहिए। ठीक है, तो भाई देखो बॉलर कितने हैं 5, चाहिए कितने 2, 5C2 कर दिया। कैप्टन कितना है 1 और चाहिए भी कितना 1। वॉइस कैप्टन कितना है 1, चाहिए भी कितना 1 ही चाहिए। देखो 5, 6 और 7 टोटल कितने थे 17, 7 आ लिए, कितने बच गए भाई 10 बच गए। नीचे आ जाओ, 2 इधर चूज हो गए, एक ही हो गया, एक ही हो गया, यानी कि 4 हो गए। खिलाड़ी कितने चाहिए थे 11 चाहिए थे। ठीक है, 4 चूज कर लिए, कितने और चाहिए भाई 7। ठीक है, अब दूसरी बात ऐड या मल्टीप्लीकेशन की, सारे मिलके टीम बनाएंगे, तो जब मिलके टीम बनाएंगे तो बीच में क्या लगेगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 5C2, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, इंटू 10C7। इसको सोल्व कर लेंगे और यह हो सकता है कि यही आंसर दे रखा हो। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में वो ये कहते कि टू पर्टिकुलर प्लेयर्स आर नॉट सेलेक्टेड, 17 खिलाड़ियों में से 2 खिलाड़ी आपने चूज ही नहीं करने हैं। ठीक है, तो फिर बताओ कि कितने तरीकों से आप ये 11 खिलाड़ियों की टीम बनाओगे। देखो
भाई 17 खिलाड़ी थे आपके पास, ठीक है, आपको कितने चाहिए, 11 चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहा है कि दो खिलाड़ी चूज ही नहीं करने, किसी भी टीम में नहीं होने चाहिए वो। तो नहीं कब होंगे, जब आप उनको चूज ही नहीं करोगे, यानी कि आप उनको इस 17 में से ही घटा दो। तो कितने खिलाड़ी बचे, 15 ही बचे। अब 15 में से आपने कितने चूज करने हैं, 11, तो वो तो इजीली सोल्व चूज कर दोगे आप, 15C11। ठीक है, समझ आया। दो पर्टिकुलर प्लेयर्स नॉट सिलेक्टेड, सेलेक्ट नहीं होने चाहिए, तो जो खिलाड़ी टोटल थे उसमें से दो घटा दिए वो, यानी कि उनको बाहर बढ़ा दिया, और जब चूज किए तो 15 बने, और 15 में से कितने चूज करने हैं, 11, तो 15C11 हो गया। अब नेक्स्ट देखो, यही कहते हैं टू पर्टिकुलर प्लेयर्स आर ऑलवेज सेलेक्टेड, कि हर बार वो दो खिलाड़ी तो हर टीम के अंदर होने होने चाहिए। ठीक है, तो भाई देखो 17 खिलाड़ी थे, 11 चाहिए, ठीक है, 17 में से मैंने माइनस कर दिए दो, कितने बचे, 15। ये दो क्यों माइनस किए, क्योंकि जब वो दो हमें हर टीम के अंदर चाहिए, यानी कि वो दो बंदे हैं वो टीम के अंदर होने ही होने चाहिए, तो उनको आप पहले अपनी टीम में ले लो, पहले ले लिए। अब पहले जब ले लिए टीम के अंदर, तो इधर से भी तो दो घटेंगे, इधर कितने बचेंगे, 9। अब 15 बच गए इधर और 9 चाहिए उधर, तो कैसे चूज करोगे, 15C9। ठीक है, समझ आई बात, कि जब पर्टिकुलर को ऐड करना हो और पर्टिकुलर पर्टिकुलर को नहीं लेना हो, तो किस तरह से हम कहां से क्या माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है भाई हैंडशेक का, और कुछ पर्टिकुलर टाइप्स है क्वेश्चंस की। देखो जैसे अब सपोज कर लिया कि इन ए पार्टी देयर आर एन पर्सन, ठीक है, एक पार्टी में एन पर्सन है, हर आदमी दूसरे आदमी से हाथ मिलाता है, ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने होंगे, कि जब एक आदमी हर दूसरे आदमी से हाथ मिला रहा है तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने होंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि एन आदमी है, और हैंडशेक कब होता है, जब दो आदमी मिलते हैं। तो एन में से आपने कितने चूज कर लिए, दो, एन आदमी थे, एन में से आपने दो दो की सेलेक्ट कर लिया, तो ये NC2 क्या आ गई, नंबर ऑफ वेज, जब दो आदमी मिलेंगे। और हैंडशेक कब होगा, जब दो आदमी मिलेंगे, तो ये क्या आगे, फिर टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक क्या आगे, NC2। समझ आई बात, कि अगर किसी पार्टी के अंदर n पर्सन हो और उनके हैंडशेक काउंट करने हैं, तो कैसे निकलेगा, NC2। जैसे अगर किसी पार्टी के अंदर 10 आदमी है और हर आदमी दूसरे आदमी से हाथ मिला रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने होंगे, 10C2। यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो 10 9/2 into 1, और कितने हैंडशेक हो गए, 45, यानी कि उस पार्टी के अंदर 45 बार हैंडशेक होंगे। बात समझ आई, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या कह रही है, वो और देखो। नेक्स्ट टाइप कह रही है भाई कि आपके पास सपोज करो 10 टिकट्स हैं, ठीक है, और आपके पास है 5 फ्रेंड्स, ठीक है, और आपने टिकट डिस्ट्रीब्यूट करनी है उन 5 फ्रेंड्स के अंदर। तो कितने तरीकों से आप उन टिकट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। देखो भाई, मैंने उठाई पहली टिकट, तो मेरे पास कितनी चॉइस होंगी भाई, 5 ही चॉइस होंगी, कि या तो मैं फर्स्ट फ्रेंड को दूं या सेकंड को दूं, इस तरह से 5 चॉइस होगी मेरे पास। ठीक है, दूसरी टिकट उठाई तो उसके लिए भी 5 ही चॉइस होंगी, क्योंकि हो सकता है कि मैंने जिसको पहली बार दी है दूसरी टिकट भी मैं उसी को दे दूं। समझ आई बात। तो इसी तरह से तीसरी टिकट के लिए भी कितनी चॉइस, 5 चॉइस, और इसी तरह से जब 10वीं टिकट आएगी उसके लिए भी कितनी चॉइस आएंगी, 5 चॉइस ही आएंगे। ठीक है, तो अब टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बने, 5 मल्टीप्लाई कितनी बार हो रहा है, 10 बार, यानी कि 5 की पावर 10।
ठीक है, इसको एक और तरीके से ध्यान रख सकते हो कि 5 क्या थे, फ्रेंड्स थे, और ये क्या हो गए भाई, फिक्स हो गए। ठीक है, और 10 क्या है भाई, टिकट है, जो क्या करनी है, डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि फिक्स की पावर क्या कर दो, जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो कर दो, तो ये इसका आंसर मिल जाएगा आपको। अब जैसे नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे दे कि आपके पास 4 पॉकेट्स हैं, ठीक है, और आपके पास 20 कैंडीज है, यानी टॉफीज हैं, ठीक है, तो कितने तरीकों से आप उन कैंडीज को उन पॉकेट्स में डाल सकते हो। ठीक है, तो आपने फर्स्ट कैंडी उठाई, आपके पास कितनी चॉइस, 4, सेकंड उठाओगे तो भी 4, और 20th कैंडी उठाओगे तो भी कितनी चॉइस बनेगी, 4 बनेगी, यानी कि जो 20 है वो आपका कितनी बार मल्टीप्लाई, नहीं सॉरी, जो 4 है वो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 20 बार, यानी कि 4 की पावर 20। या फिर दूसरा तरीका, फिक्स कौन है भाई, पॉकेट्स फिक्स है, कितनी है, 4, तो ये हो गया फिक्स, और डिस्ट्रीब्यूट क्या हो रही है, कैंडीज कितनी थी, 20, तो 4 की पावर 20। ठीक है, तो ये एक स्पेशल टाइप थी पी एंड सी की। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है बड़े काम की चीज है भाई, और जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि कॉम्बिनेशन का ज्योमेट्री के अंदर इस्तेमाल। देखो ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई, एक तो होते हैं कोलिनियर पॉइंट, एक होते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो भाई कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं आपके, कोलिनियर पॉइंट वो होते हैं जो एक ही लाइन के अंदर लाई करते हो, और नॉन कोलिनियर पॉइंट कौन से होंगे भाई, नॉन कोलिनियर पॉइंट वो होंगे जो एक लाइन के अंदर लाई ना कर रहे हो। ठीक है, जब इनको ज्वाइन करोगे तो ये इसके पास नहीं आया, यानी कि ये कैसा हो गया, नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, अब देखो ये तो होगी कोलिनियर और नॉन कोलिनियर की बातें। अब सबसे पहले हम समझते हैं किसको, कि अगर आपके पास m नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है, देन नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड फ्रॉम दीज पॉइंट्स, यानी कि आपके पास ऐसे ऐसे m पॉइंट्स हैं, ठीक है, और वो पूछ रहा है कि उनसे नंबर ऑफ ट्रायंगल, यानी कि कितनी ट्रायंगल्स बनेंगे, तो वो आपने बतानी है। तो भाई ट्रायंगल बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, कि आपके पास 3 पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, यानी कि किन्हीं भी 3 पॉइंट्स को आप सेलेक्ट करके, जो कैसे है, नॉन कोलिनियर, सेलेक्ट करके आप एक ट्रायंगल बना सकते हो। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, कि अगर आपके पास m नॉन कोलिनियर पॉइंट है, तो उनमें से आपने कोई भी 3 चूज किए, तो आपके पास क्या आ गई भाई, ट्रायंगल आ गई। ठीक है, वही दूसरा केस क्या कह रहा है भाई, कि m कैसे पॉइंट है, नॉन कोलिनियर, ठीक है, और n कैसे पॉइंट है, कोलिनियर। अब बतानी है नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी बनेगी। ठीक है भाई, m तो कैसे हो गए, नॉन कोलिनियर, और उन्हीं के अंदर कुछ पॉइंट कैसे हो गए जो एक लाइन के अंदर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल। अब देखो टोटल पॉइंट्स कितने हो गए भाई, m प्लस n, ये हो गए आपके टोटल पॉइंट्स, और जब इनमें से 3 चूज करोगे तो जितने भी ट्रायंगल बनेंगे वो सारी आ गई। लेकिन एक गड़बड़ है यहाँ पे, कि जो पॉइंट कोलिनियर थे, क्या जब उन 3 पॉइंट्स को आप ऐड ज्वाइन कराओगे तो क्या ट्रायंगल बनेगी, नहीं बनेगी। तो आपने बस वही पॉइंट यहाँ से माइनस करने हैं, यानी कि जो कोलिनियर थे उनसे जब उन 3 कोलिनियर पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन कराओगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगी। तो वो सारी ट्रायंगल जो यहाँ पे ऐड हो गई थी वो हमने क्या कर दी, यहाँ पे माइनस कर दी। बात समझ आई। देखो जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास है 10 नॉन कोलिनियर पॉइंट,
ठीक है, तो बताओ भाई नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी बनेंगी। तो अगर नॉन कोलिनियर 10 पॉइंट है तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 10C3। और अगर इस केस में कहूं कि 10 कैसे हैं भाई नॉन कोलिनियर, ठीक है, और 5 पॉइंट कैसे हैं जो कैसे हैं भाई आपके कोलिनियर, ठीक है। अब बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी बनेंगी। तो सबसे पहले तो 10 और 5 को जोड़ा तो 15C3, जितने भी पॉसिबल ट्रायंगल थी वो आ गई। लेकिन जब ये जो 5 पॉइंट है इनमें से आप तीन तीन को चूज करोगे तो ये तो ट्रायंगल बनाएंगे नहीं, तो वो हमने इससे माइनस कर दिया। समझ आई बात। तो ये किसका केस था, ट्रायंगल का। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं किसको, एम नॉन कोलिनियर पॉइंट है, देन नंबर ऑफ ट्रायंगल की जगह क्या बना दिए क्वाड्रिलेटरल की, चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल कितने बनेंगे। ठीक है, तो वही देखो जब ट्रायंगल के लिए आपको 3 पॉइंट चाहिए, अब उसी जगह क्वाड्रिलेटरल के लिए कितने पॉइंट चाहिए भाई 4 पॉइंट चाहिए। तो अगर m पॉइंट है नॉन कोलिनियर तो उनमें से जब आप किन्हीं भी 4 को चूज करोगे तो आपका क्वाड्रिलेटरल इजीली बन जाएगा। ठीक है, इधर आ जाओ फिर, m कैसे थे नॉन कोलिनियर और n कैसे हो गए कोलिनियर, तो नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल वही। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी कि m प्लस एन सी 4। अब उसके बाद वही क्या कि n कैसे हैं कोलिनियर, वो चारों की चारों एक लाइन के अंदर है, सॉरी n कोलिनियर यानी कि n पॉइंट्स एक लाइन के अंदर है। तो जब उनमें से कोई भी 4 पॉइंट आप चूज करोगे तो कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, वो एक लाइन ही बनेगी। तो वो हमने यहाँ पे माइनस कर दिए। ठीक है, तो ये क्या आ गया भाई आपके नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अब वही है, अगर 10 नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने बनेंगे भाई 10C4। ठीक है, तो यह समझ आया होगा कि क्वाड्रिलेटरल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है भाई किसकी, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। कब, जब m कैसे हो नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो भाई डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन के लिए कितने पॉइंट चाहिए, दो ही तो चाहिए, मिला दिया MC2 कितनी बन गई स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया m तो नॉन कोलिनियर है और n कैसे हैं कोलिनियर पॉइंट। तो बताओ नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसी कितनी बनेगी। तो देखो पहले क्या कर रहे थे भाई m प्लस एन सी टू, ये तो टोटल लाइन बन गई, उसमें से क्या घटा दी जो कोलिनियर बन रहे थे NC2। अब यहाँ पे एक जो बात समझने की वो देखो, सपोज करो ये 4 पॉइंट्स है आपके पास। ठीक है, जब आपने फर्स्ट और सेकंड को ज्वाइन करवाया तो एक लाइन बनेगी, ये बना दी मैंने लाइन। ठीक है, सेकंड और थर्ड को ज्वाइन करवाओगे, चूज करोगे सेकंड और थर्ड को तो भी यही वाली लाइन बनेगी। थर्ड और फोर्थ को चूज कराओगे तो भी यही वाली लाइन बनेगी। ठीक है, तो NC2 क्यों घटा दिया, क्योंकि जब n जो पॉइंट आपके कोलिनियर थे उनमें से जब आप किन्हीं भी दो को चूज करोगे तो वो जो लाइन बन रही है वो एक ही बन रही है। ठीक है, तो इसलिए अब देखो जब आपने ट्रायंगल का केस किया था तो वहां से हमने सीधा माइनस कर दिया था, क्योंकि जब पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो 3 पॉइंट ज्वाइन कराओगे तो ट्रायंगल बनेगी नहीं, तो हमने सीधा माइनस करा दिया। लेकिन जब यहाँ पे लाइन की बात हो रही है तो 3 पॉइंट से एक लाइन तो बनी सकती है, तो पहले तो कर दिया माइनस। क्यों, क्योंकि जब इसको चूज किया तो भी वही लाइन बनी, इनको चूज किया तो भी वही लाइन बनी, तो ये माइनस का NC2 कर दिया और प्लस का कर दिया 1, क्योंकि एक लाइन तो बने ही बनेगी जिसके अंदर वो सारे पॉइंट इंक्लूड होंगे। बात समझ आई। तो जब बात हो स्ट्रेट लाइन की, अगर m नॉन कोलिनियर है तो MC2 और m नॉन कोलिनियर और n कोलिनियर है तो m प्लस NC2 माइनस NC2 प्लस का 1, इतनी स्ट्रेट लाइंस आपकी बनेंगी। ठीक है, चलिए अब एक चीज और रहेगी और वो क्या है भाई आपका डायगोनल्स, कि किसी पॉलीगन के अंदर अगर n साइड्स हैं तो उसके नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे किसी पॉलीगन के अंदर।
ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं भाई किसकी, आपके क्वाड्रिलेटरल की। कितनी साइड होगी भाई, 4 साइड होगी और डायगोनल कितने होते हैं, 2। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, जब इन वर्टिसेस को आप ज्वाइन कराओगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएंगी सबसे पहले। तो मुझे ये बताओ कि अगर 4 पॉइंट हैं तो 4 पॉइंट जो नॉन कोलिनियर है ज्वाइन कराओगे तो स्ट्रेट लाइन कितनी बनेगी, 4C2, और 4C2 का मतलब 4 × 3/2, और ये आ गया आपकी 6 लाइंस। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो बाउंड्री लाइंस हैं क्या कभी ये डायगोनल बनाएंगी? बाउंड्री लाइंस ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये कभी भी डायगोनल्स नहीं बनाती हैं। और वर्टिसेस कितने हैं भाई आपके पास, 4, यानी कि जितने वर्टिसेस हैं उतनी ही आपकी बाउंड्री लाइंस बनेंगी। अगर वो इसमें से मैं घटा दूं तो मेरे पास क्या आएंगे भाई, डायगोनल्स ही आएंगे। देखो टोटल लाइंस कितनी थी, 6 लाइंस थी, 1 2 3 4 और 2 डायगोनल। 4 जो बाउंड्री लाइंस है वो कभी डायगोनल बनाएंगी नहीं, इसलिए वो हमने कर दी माइनस, और ये आ गया आपके डायगोनल 2। अब सेम चीज हम किसके लिए करते हैं, पॉलीगन जिसकी n साइड है। तो भाई n साइड है तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स या फिर टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनेगी, NC2, और उनमें से n वर्टिसेस हैं तो बाउंड्री लाइंस कितनी बनेगी, n बनेगी। तो ये क्या आ गई, ये आ गया आपके नंबर ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, और इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, n × n-3/2 भी लिख सकता हूं। तो इन दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है कि किसी पेंटागन के अंदर कितने डायगोनल्स होंगे इन ए पेंटागन। तो पेंटागन के पास 5 साइड्स होती हैं, तो भाई n की जगह रखो 5, रखो 5 × 5 - 3 क्या आएगा, 2/2। तो कितने डायगोनल्स आ गए पेंटागन के, 5 डायगोनल्स आ गए। ठीक है, तो इस तरह से ये था ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ तक आपका जो कॉम्बिनेशन का पोर्शन था वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे परम्यूटेशन के, और उसके बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।